एक तोता बोला। उसकी आवाज़ बिगड़ी हुई थी, लगभग अमानवीय। मिशा, मुझे लगता है माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन जब माँ कुछ गलत करती है तब भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? इसीलिए अब माँ। इसके आगे की बात एक भयानक चीख ने डूब गई। मिशा ज़मीन पर गिर पड़ी, अपने सिर को पकड़कर कांपती रही। चारों ओर खड़े सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की आंखों में चिंता थी, किसी की आंखों में डर, और जब सभी स्तब्ध खड़े थे तब एरिक ही था जो सबसे पहले उसकी ओर दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था? मिशा अचानक एरिक की बाहों में समा गई, जैसे उसकी दुनिया में बची आखिरी उम्मीद वही हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। एरिक ने उसकी माँ की आंखों में वो हल्का मगर ठहरा हुआ असंतोष महसूस किया, मगर मिशा की हालत ऐसी थी कि वहां रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाया और ग्रीन हाउस से बाहर निकल गया। उसे याद आया कि उसने क्वेल भी ठुकरा दिया था, शायद उसी वजह से। अब से तय हो गया था कि खाने की मेज पर कभी कोई पक्षी का मांस नहीं परोसा जाएगा और ग्रीन हाउस से भी सारे पक्षियों को हटाया जाएगा। मिशा ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया। क्या तुम आंगन चलना चाहती हो? एरिक ने कोमल स्वर में पूछा। वहां भी शायद पक्षी होंगे, लेकिन मिशा ने सिर हिलाया। वो फिर भी वहां जाना चाहती थी। एरिक ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सोचने लगा, उस दिन माँ के साथ चैपल जाने के अलावा उसे एस्टेट के अंदर ही इतने दिनों से बंद रखा गया है। शायद थोड़ी ताज़ी हवा उसे अच्छा महसूस कराए। एरिक ने धीरे से उसके गाल से आंसू का आखिरी कतरा पोंछा। अब सब ठीक है, आराम से सो जाओ। अगर कोई पक्षी पास आया तो मैं उसे भगा दूंगा। जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने नजरें आंगन की ओर मोड़ लीं, एकदम सतर्क और शांत अंदाज में। शायद ये तूफान के बाद की शांति थी। लेकिन मिशा की पलकों ने धीरे धीरे झपकना शुरू किया और फिर वो नींद में डूब गई। कुछ देर बाद एक आकृति दूर से आती नजर आई। उसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की और लापरवाह थी। बाहर टहलने निकले हो अपनी पत्नी के साथ? हाँ, आजकल तो तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही नज़दीक दिखते हो। उसने हल्का झुककर देखा। ओह, सो रही है क्या? एरिक का चेहरा गहरा हो गया। अभी जाओ यहाँ से। वो आदमी और भी पास आ गया, होंठों पर एक मुस्कान। छे, हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हो? क्या डर है कहीं तुम्हारी नन्ही सी बेबी जाग ना जाए? बातें हो रही हैं जानो, लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में भी बातें पहुँच चुकी हैं तुम्हारे बारे में। एरिक ने आखिरकार उसकी आंखों में देखा। इस बार किसने ये बातें फैलाईं? उसके मन में पहले से ही शक था। उसका चाचा कब से पारिवारिक शाखाओं में समर्थन जुटा रहा था और एम्बेरिक को उत्तराधिकारी बनाने की चालें चल रहा था। ऐसे समय में उत्तराधिकारी की निजी जिंदगी को लेकर उड़ती खबरें बिल्कुल भी मददगार नहीं थीं। तुम्हारे एस्टेट में एक लाल बालों वाली नौकरानी है ना? नाम है बैना शायद, और एक दुबला पतला भूरे बालों वाला सेवक लड़का भी है। वही दोनों तो हर जगह बातें फैला रहे हैं। जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं, एम्बेरिक ही था। स्वभाव से बेपरवाह, मगर शब्दों में छिपी चालाकी साफ झलक रही थी। उसे कभी भी घर के मुखिया बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दोनों ने साथ मिलकर युद्ध भूमि में लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उनका रिश्ता खून में नहाकर बना था। तभी से एम्बेरिक ने एरिक का हमेशा बिना सवाल समर्थन किया। एरिक ने कहा, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। एम्बेरिक हंसा। बकवास मत कर, सच कहूँ तो तुम दोनों ने इस घर की जिंदगी काफी दिलचस्प बना दी है। लेकिन सच सच बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे बीच? वो मुस्कुराया। सुना है तुम राजकुमारी पर पूरी तरह लट्टू हो गए हो, यहाँ तक कि सुना है उसके पैर के नाखून भी खुद काटे तुमने। एरिक झल्लाया। और क्या करता, माँ से करवाता। एम्बेरिक ने सिर हिलाया। बात तो सही है, और फिर जोर से हंस पड़ा। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही बह रहे हो। क्या कहना चाहते हो तुम? एरिक की आवाज अब पूरी तरह सख्त हो गई थी। एम्बेरिक बोला, नौकरानियां कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी कभी खुद चलती ही नहीं, तुम ही उसे हर जगह उठाकर ले जाते हो। तुमने उस दिन उसे देखा था, है ना? एरिक भड़क उठा। उसके पैर कमजोर हैं, उसे खुद पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। क्या चाहता है तू? मैं उसे जमीन पर घसीटता फिरूं जैसे शादी के दिन किया था? अगर वो तेरे परिवार की होती, क्या तू भी ऐसा ही करता? एम्बेरिक का चेहरा बिगड़ गया। फिर वही बात, तुम्हारी वही अजीब सी करुणा। देखो, मैं समझता हूँ शायद तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। जब मैंने पहली बार ये बातें सुनी तो सोचा कोई चाल चल रहे हो तुम, राजा को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं तो थोड़ा प्रभावित भी हुआ था, लगा तुम कोई खेल खेल रहे हो। लेकिन अब जब कोई देख भी नहीं रहा तब भी तुम इतनी दूर जा रहे हो। क्या तुम सच में उस औरत को अपनी पत्नी मानकर रखोगे? एरिक की नज़रों में अचानक एक ऐसी धार उभरी जो किसी तलवार से कम न थी, बिल्कुल जानलेवा। जो कभी सिर्फ मेशा को आराम देने की बात थी, अब एरिक के भीतर गुस्से से भड़क उठी। बस बहुत हुआ, चुप हो जा।
एम्ब्रिक ने हल्के से हाथ उठाए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस समझ नहीं पा रहा, क्या उसे हटा देना बेहतर नहीं होता? तुम्हारी तो रैन से शादी होने वाली थी, ये सब कैसे हो गया? एरिक ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, काफ़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी करता हूँ, जब तक वो परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो बस वही मायने रखता है। और जब तक मैं मेशा के साथ हूँ राजा हमें ख़तरा नहीं मानेगा। और फिर उसे तो खुद भी नहीं पता, उसे नहीं मालूम वो किसकी गोद में सिर रख के सोती है, नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, क्या मैं और भी ज़ख्म दे दूँ? एम्ब्रिक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, ज्यादातर लोग तो उसे किसी अभिशाप की तरह मानते हैं, जैसे वो डर की वजह हो। एरिक की नजरें कहीं और चली गई। पहली बार किसी ने ये बात जोर से कही थी, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। लोग सोचते हैं वो कोई महामारी है। कुछ दिन बाद वह बहुप्रतीक्षित काव्य पाठ सभा आखिरकार हुई। हाउस क्लैडनर से जुड़े कई रईस बारी बारी से पहुंचे, उनमें क्रिस की मार्टियनेस और उनकी बेटी भी थीं। समय पर और पूरी गरिमा के साथ एरिक ने शिष्टाचार पूर्वक उनका स्वागत किया, मेशा को अपने साथ खड़ा रखा, लेकिन सिर्फ उतना ही बोला जितना जरूरी था। जैसे ही वे अंदर आए दर्जनों निगाहें उनकी ओर मुड़ी, जिज्ञासा से भरी, परखी जाती और मुस्कानें। सब खोखली, बनावटी, दो परिवारों के बीच टूटी सगाई की असहजता के बावजूद किसी ने उसे जुबान पर नहीं लाया, बस सब चुपचाप देखते रहे, शांत, सतर्क। कुछ पल बाद एरिक ने अपनी पत्नी की कमजोर सेहत का बहाना बनाते हुए बिना किसी झिझक के मीशा को अपनी बाहों में उठाया और वहां से चला गया। भीड़ में खड़ी रेन की निगाहें सिकुड़ गईं। वह उन दोनों की जाती हुई परछाइयों को ध्यान से देखती रही। फिर उसने कदम बढ़ाया और आवाज लगाई, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एरिक की आवाज़ ठंडी और सपाट थी। क्या चाहती हो तुम? इस तरह मेरा पीछा करना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी समझना हो गया है खुद को? लेकिन रेन ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए शांत लहजे में कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस एक बात कहने आई हूँ, उसके साथ बच्चा मत पैदा करना। राजा के आदेश के बाद जब उनकी सगाई, जो पहले एक राजनीतिक सौदा थी, चुपचाप रद्द कर दी गई थी, तभी एरिक समझ नहीं पा रहा था कि अब रेन आखिर क्या चाहती है। बिना कुछ और कहे उसने रुमाल अपनी उंगलियों से गिरा दिया और हल्के से कहा, अगली बार मिलेंगे। फिर मुड़कर चली गई। क्रिस परिवार की गाड़ी के अंदर एक आवाज आई, क्या तुमने रुमाल गिराकर उसे सब कुछ बता दिया? उसने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। तुमने उन्हें भी देखा ना? माँ ने गाड़ी में बैठे हुए नाक सिकोड़कर कहा। इस तरह एक दूसरे से चिपके हुए कितना घटिया लगता है। हालांकि मानना पड़ेगा, वो लड़की ठीक उसी तरह की है जिस पर मर्द जान छिड़कते हैं। सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती है। सच कहूं तो तुम्हें ही उनके परिवार में जाना चाहिए था। रेन ने अपनी जिंदगी एक कुलीन घर की आदर्श पत्नी बनने की शिक्षा में गुजारी थी, उस परिवार की सेवा के लिए। उसका होना कभी उसके अपने लिए नहीं था, सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए था। लेकिन शायद दिल के किसी कोने में रेन इस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत नहीं थी। उसके हाथों पर पड़े छाले और चोटों के निशान उन घावों की तरह थे जो किसी कुलीन घर की लड़की के हाथों पर होने नहीं चाहिए थे। उधर एरिक हर रात देर तक काम में डूबा रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। एक के बाद एक संकट उसे घेरे रहता था। उसका पिता तो कब का शराब और औरतों में खो चुका था। अब पूरे राज्य के सारे कामों की जिम्मेदारी अकेले एरिक पर थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था वो था युद्ध के बाद की तबाही। इतने सारे लोग मारे जा चुके थे, खेत उजड़ चुके थे और गर्मियों की फसल बेहद कम थी। अगर मैं बस पतझड़ तक टिक सकूं, उसने सोचा, तो जब सैनिक लौटकर कटाई शुरू करेंगे शायद हालात सुधरने लगेंगे। सिद्धांत में तो उनकी कठिन जीत के बदले उन्हें दरबार से अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये थी कि हाउस क्लैडनर को बस कुछ झूठन मिली थी और एक बेकार सी सांत्वना इनाम के रूप में। हार्ड्स की लौह खदान, जिसे बस राजा की इज्जत बचाने के लिए दिया गया था। एरिक की निगाहें कमरे के उस पार चली गईं, जहां राजकुमारी चुपचाप बैठी थी। वह खदान कई सालों बाद ही कोई फल दे पाएगी, फिलहाल तो उसका कोई फायदा नहीं था। इस वक्त जरूरी था कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे अनाज के बदले व्यापार में इस्तेमाल किया जाए, और राजा की बेरुखी के चलते अब उन्हें सब कुछ खुद ही संभालना था। लेकिन ये सिर्फ पैसे या अनाज की बात नहीं थी। जब उसका पिता पूरी तरह से शराब और औरतों में खो गया था, तब राज्य के हर नौकर और अधिकारी अब एरिक की ओर ही देख रहे थे। उन उम्मीद भरी नजरों से उसका दिल और भी भारी हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई ताबूत हर पल उसके सीने पर और भारी होता जा रहा हो।
तभी अचानक उसने पलकें झपकाईं। मीशा धीरे से उसकी आस्तीन खींच रही थी। सॉरी, उसने धीमे से कहा, मैं थोड़ा खो गया था। क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो? अगले ही पल मीशा ने अचानक अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिए। उसी पल एरिक को एम्बेरिक की वो नज़र याद आई जिसमें सिर्फ उलझन थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। एरिक ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। भला कौन समझ सकता था? वो खुद भी तो पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। बस एक नज़र डालने की देर थी और एरिक समझ जाता कि मीशा क्या चाहती है। उसने उसे एक टॉफ़ी ऑफर की, सोचते हुए कि अभी और रुक जाऊं, मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओ। बस उसे यूं गले लगाए रखना, शांत स्थिर, जैसे उसकी बाहों में सुकून पा रही हो। किसी तरह जो बोझ उसके सीने पर दिनों से दबा हुआ था अब थोड़ा हल्का लगने लगा। अगले दिन हाउस क्रिस की एक नौकरानी दरवाजे पर आई। उसका कारण था, मेरी मालकिन ने लगता है अपना रुमाल यहीं छोड़ दिया है। लेकिन उच्च वर्ग में रुमाल कोई मामूली कपड़ा नहीं होता, ये एक संकेत होता है, स्नेह का प्रतीक। और अगर कोई अविवाहित कन्या अपने पूर्व मंगेतर की हवेली में गलती से रुमाल छोड़ दे तो ये एक बड़ा घोटाला बन सकता था। काउंटेस ने तुरंत आदेश दिया कि रुमाल किसी भी हाल में ढूंढा जाए और किसी को शक न हो। इसके लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो रुमाल असल में मार्चिनेस का है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हाउस क्रिस की जो मुख्य नौकरानी आई थी वो मल्लिका की जान पहचान की निकली। उनकी मुलाकात के दौरान उस नौकरानी ने खुलकर कहा, राजकुमारी को 2 साल के भीतर हटा देना चाहिए। अगर चाहो तो मैं कल ही सब निपटा सकती हूँ। मल्लिका ने ठंडी सहजता से जवाब दिया, नहीं, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे जल्दी निपटाया जाए। हमें आगे भी संपर्क में रहना होगा और हम बार बार वाइस काउंट की हवेली आने के बहाने नहीं बना सकते। तब शहर में मिलते हैं, मैं लगभग हर दिन बाहर जा सकती हूँ। तो चलो अगली मुलाकात की जगह और समय अभी तय कर लेते हैं। मैं खुद को उस दिन फ्री रखूंगी। उसी समय एस्टेट में काउंटेस खुद मीशा के बाल संवार रही थी। आज फैमिली डाइनिंग का दिन था और शुरुआत में उसका इरादा था कि वो लड़की को कुछ अनुशासन सिखाए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने की सोची वो रुक गई और अपना लहजा बदल लिया। छोड़ो मीशा, बस तुम अच्छा खाना खा लो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही दूरी पर काउंट ने मीशा की ओर ठंडी और नफरत भरी नजर डाली। पूरा खाना बहुत ही असहज था। मीशा ने गलती से अपनी फोर्क प्लेट से इस तरह घिस दी कि एक तेज चुभती हुई आवाज निकल गई, जो इतनी कर्कश थी कि सभी अनायास ही सहम गए। काउंट उसी पल भड़क गया। इसके साथ आखिर दिक्कत क्या है? काउंटेस ने भौहें सिकोड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। वो अभी सीख रही है, तुम्हें उस पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। फिर एरिक ने आराम से एक भुना हुआ लैम्प शैंक उठाया और कहा, ये वाला है, इसे तो सीधे हाथ से खा लो। काउंट ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अविश्वसनीय, इसकी उम्र क्या है? अभी भी तुम्हें इसे खाना सिखाना पड़ रहा है? काउंटेस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, छोड़ो, मीशा को तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। काउंट कुछ कहने ही वाला था, लेकिन काउंटेस ने उसकी बात अनसुनी करते हुए एरिक से कहा, मीशा को कुछ सब्जियां भी दो। इस पर काउंट और भी चिढ़ गया। उसका चेहरा और गहरा हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, जिससे सारी कटलरी हिल उठी। तुम दोनों राजा से मिलने वाले हो, तब तक इस लड़की से कोई गड़बड़ी मत होने देना। उन कठोर बातों के बाद काउंट गुस्से में मेज से उठे और वहां से चले गए। लेकिन ना उनकी पत्नी को ना उनके बेटे को कोई फर्क पड़ा। आखिर कुछ ही दिनों में उनका राजमहल का दौरा तय था। काउंटेस ने एरिक की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने शाही परिवार के लिए उपहार तैयार कर लिया? एरिक ने सिर हिलाया, हाँ, काफी पहले से तैयार है। एक्विलार राज्य में एक परंपरा है, शादी के 50वें दिन दंपति को दुल्हन के परिवार से औपचारिक रूप से मिलने जाना होता है। और एरिक और मीशा के लिए वो जगह थी शाही महल। उनके रवाना होने की सुबह आखिरकार आ गई। महल की नौकरानियां अचानक बड़ी मेहनती बन गईं, जैसे बिल्कुल परफेक्ट सेविका बनने का नाटक कर रही हों। उनके इस अचानक बदले व्यवहार से एरिक को खुद अजीब सा महसूस हुआ। उसने उस युवती की ओर देखा जो भारी भरकम शाही पोशाक में सजी हुई थी, वही लड़की जिससे उसने शादी की थी, बिना कोई उम्मीद लगाए, सिर्फ लोगों की दया भरी फुसफुसाहटों के बीच। और अब वो लड़की जितनी सक्षम वो दिख रही थी, एरिक की कल्पना से कहीं ज्यादा निकली। एरिक थोड़ा झुककर धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? मीशा ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। बिना उत्तर के भी एरिक हल्के से मुस्कुरा पड़ा। कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था। उसके मन में तो यही था कि शायद मीशा को उसका नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी को बचाने की जिम्मेदारी होना शायद कोई बुरा जीवन नहीं था। कुछ ही देर में वे शाही महल पहुंच गए। ऊंची खिड़कियों से तेज धूप भीतर आ रही थी, इतनी कि आंखें चौंधिया जाएं। फर्श पर हल्का संगमरमर बिछा था, बिल्कुल साफ और गंभीर। यहाँ की हर चीज एक ही मकसद से बनाई गई थी, डर पैदा करना।
और जितना ज़्यादा एरिक राजा और उसके इस दिखावे के बारे में सोचता गया, उतनी ही ज़्यादा उसे इससे नफरत होने लगी। 20 साल पहले जब वो युवा राजा सिंहासन पर बैठा था, उसने बिना ज़्यादा मेहनत के अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। ये सब उसके ताकतवर ननिहाल साकेत्स घराने की वजह से हुआ था। लेकिन 12 साल पहले उस युद्ध के बाद, जिसमें अनगिनत जाने गईं, राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को पूरी तरह से समझ नहीं आया, और तब से राजा कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद से शाही महल का केंद्रीय हिस्सा खून से सना हुआ दुस्वप्न बन गया। एक धब्बा मिटने से पहले ही दूसरी गर्दन गिर जाती थी, और अब पता नहीं कि जिस जमीन पर वे कदम रखने जा रहे थे, कभी वहां किसकी लाश पड़ी थी। जल्द ही दोनों को बड़े सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। एरिक ने राजकुमारी के साथ झुककर कहा, आपको प्रणाम महाराज। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, काफी समय हो गया, ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मीशा का रंग रूप तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तभी राजकुमारी की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो लड़खड़ा कर आगे गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। राजा उसे घूरता रहा, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान खिंच गई। इतनी चमक तो चेहरे पर आ गई है, इसका मतलब ये होगा कि जल्द ही संतान की उम्मीद की जा सकती है। शादी की रात से ही एरिक इस पूरे नाटक को निभा रहा था। वो नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की जिसे कुछ समझ भी ना हो, वो प्रसव की पीड़ा से गुजरे। हालांकि दिल अंदर से विरोध कर रहा था, लेकिन जो शब्द उसके मुंह से निकले वो कुछ और ही कह रहे थे। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मेरी पत्नी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। राजा ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, ये स्वास्थ्य की बातें मत सुनाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस एक अजीब बात जाननी थी जो मैंने नौकरानियों से सुनी। उन्होंने कहा कि शादी की पहली रात की चादरें खून से पूरी भीग गई थीं, लेकिन जब राजकुमारी को नहलाया गया तो उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उस रात से लेकर अब तक, चाहे वो बिस्तर हो या उसका शरीर, सब कुछ एकदम साफ, कोई भी निशान नहीं। क्या बात है, क्या तुम्हें राज परिवार का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए? तभी एरिक को एहसास हुआ कि उससे एक बड़ी चूक हो गई है। क्या तुम शब्दों के जादूगर नहीं हो? तो अब खुद को समझाओ। मैंने तो सुना है कि तुमने अब तक राजकुमारी को छुआ तक नहीं है। क्या इरादा है, मंदिर जाकर तलाक मांगने का? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं है। एरिक अंदर तक हिल गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी निजी बातें भी महल की नौकरानियां जाकर राजा तक पहुंचा देंगी। राजा की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। अच्छा, तो कार्डिनल परिवार को अब राजघराने का मजाक उड़ाने की हिम्मत हो गई है। मेरी प्यारी मीशा इतनी सुंदर है और फिर भी तुम उसे हाथ तक नहीं लगाते। बताओ, क्या तुम्हारा ये व्यवहार राजगद्दी के खिलाफ गद्दारी माना जाए? एरिक के सीने में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। तो ये वही कोना था जहां उसे हमेशा धकेला जाना था। अब जबकि राजा ने खुद गद्दारी जैसा शब्द बोल दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।